जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। तो एनडीए के एग्ज़ाम को बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो हमने शुरू करा है एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराना, जिसमें हम कराएंगे आपको साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम कराएंगे आपको एनडीए 121 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। नंबर 2, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का मात्रक है। नंबर 3, प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी को मापने का होता है, और जिसके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी दूरियां मापी जाती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा जो है, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। अब देखिए, जब दूरियों का जो मात्रक हो गया एक बार, क्योंकि एक मात्रक से एक ही चीज़ नापी जाती है, दूसरी नहीं माप सकते, तो नीचे वाले में दे रखा है कि कालांतर यानी टाइम पीरियड को मापने का। तो देखिए, जब वो दूरी को माप रहा है, टाइम पीरियड को नहीं नापेगा। सेम नीचे अगर आ जाए तो बोल रखा है कि प्रकाश की तीव्रता, तो वो तीव्रता को भी नहीं मापेगा। वो मात्रक है प्रकाश वर्ष की दूरियों को मापने का मात्रक, जिसके द्वारा ग्रहों वगैरह के बीच की बहुत बड़ी बड़ी दूरियां मापी जाती हैं। तो ऑप्शन इसका पहला, यानी जो पहला कथन है वो ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन डी यानी केवल पहला कथन ठीक है। आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब पर जल के घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, हम सब जानते हैं जो जल का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, जो कि 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। अगले आगे चलते हैं हम। भौतिक परिघटना और उसके खोजकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही रूप से सुमेलित हैं या हैं। पहला, जेम्स चैडविक प्रकाश विद्युत प्रभाव, एल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूट्रॉन, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी रेडियम। तो देखिए, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, तो इसका देखिए यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसके आगे प्रकाश विद्युत प्रभाव दे रखा है, जो कि जिस क्षेत्र में काम करा था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो ऑप्शन पहला यानी गलत है, जो पहला हमारा जोड़ा है वो गलत है, दूसरा जोड़ा भी गलत है, तीसरा जोड़ा जो है वो मैरी क्यूरी रेडियम, ये वाला जोड़ा ठीक है। इस हिसाब से जो ऑप्शन हमारा डी है यानी केवल 3, वो सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एलईडी एक अर्धचालक युक्ति निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है। एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सही है, जो कि लाइट एमिटिंग डायोड है। यानी हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। आगे हम चलते हैं। 55 क्वेश्चन जो हमारा है साइंस का। घर्षण बल एक संस्पर्शी बल है, जबकि चुंबकीय बल एक असंस्पर्शी बल है। कथन कैसा है ये। सर्वदा सही, केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर सही, एक गलत। कथन एक गलत, या सही है अथवा गलत है, यह परिवेश के तापमान पर निर्भर करता है। तो देखिए, जो घर्षण बल होता है वो एक संस्पर्शी बल होता है, क्योंकि घर्षण बल दो चीज़ों के कांटेक्ट पर, जब दो चीज़ें कांटेक्ट में होती हैं तभी उनके बीच में घर्षण बल लगता है। अगर उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है तो घर्षण बल उनके बीच में नहीं लगेगा। जबकि जो चुंबकीय बल होता है वो असंस्पर्शी बल है। ये बात सही है, क्योंकि चुंबकीय बल के लिए उन ऑब्जेक्ट का या उन वस्तुओं का स्पर्श करना जरूरी नहीं है, वो बिना स्पर्श करे हुए भी लगेगा। तो इस हिसाब से ये जो कथन है वो सर्वदा सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोब्रोमस अम्ल है। तो देखिए, निम्नलिखित में से जो हमारा ऑप्शन 3 है, सॉरी बी ऑप्शन है, वो है हमारा हाइपोब्रोमस एसिड। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि कौन सा एसिड इनमें से कौन सा है। जो पहला एसिड है उसको हम बोलते हैं परब्रोमिक एसिड, और जो दूसरा है वो हाइपरब्रोमस एसिड हो गया, जो हमारा ऑप्शन ठीक है। अगला हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और जो थर्ड है वो हमारा ब्रोमिक एसिड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक था वो है हाइपोब्रोमस एसिड, बी ऑप्शन। आगे हम चलते हैं। बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन है। तो देखिए, बहिर्मंडल सबसे बाहरी परत होती है हमारे वायुमंडल की, यानी जो सबसे बाहर वाली परत होती है। तो इस हिसाब से जो उसमें गैसों का वितरण होता है, वो गैस जो भारी गैस होती है वो नीचे की लेयर में होती हैं, और जो सबसे हल्की गैस होती हैं वो सबसे बाहर वाली लेयर में होती हैं। तो देखिए, सभी गैसों में सबसे हल्की कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो बहिर्मंडल का जो गैसों का संयोजन होता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। रीज़न ये है कि ये गैस सबसे ज़्यादा हल्की होती हैं, तो ये ऊपर की तरफ रहती हैं और बाहर वाली परत बनाती हैं। आगे चलते हैं। कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। तो देखिए, इसमें सोडा, एल्यूमिना,
बोरेक्स, इन सभी का उपयोग किया जाता है कांच के निर्माण में। केवल जिप्सम ऐसा इसमें पदार्थ है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है कांच के निर्माण में। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, जिसका उपयोग कांच के निर्माण में नहीं किया जाता है। आगे बात करें 59 की। ताम्र के विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन होता है? तो ये आप सभी जानते होंगे, जब आपने मेटलर्जी करी होगी 10th क्लास में भी की होगी और फिर आपने 12th में की होगी, तो कॉपर के जब हम निष्कर्षण करते हैं, उसका शोधन करते हैं, तो उस विधि में हम जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, जो कि एसिडिक होता है। यानी ऑप्शन बी अम्लीकृत कॉपर सल्फेट ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला 60 नंबर क्वेश्चन, सोल्जर निम्नलिखित में से किनका मिश्र धातु है? तो देखिए ये तो सीधा ऑप्शन है, आपको ये याद करने पड़ेंगे कि मिश्र धातु कौन कौन से धातुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जिसमें लेड और टिन सोल्जर मिलकर सोल्जर बनाते हैं। यानी सोल्जर जो मिश्र धातु होती है उसमें टिन और लेड होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन यानी डाईहाइड्रोजन H2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, H2 वायु से हल्की होती है और जल में अविलय होती है। ये कथन ठीक है, क्योंकि H2 वायु से हल्की होती है। वायु में और भी सारी गैस होती हैं और H2 उनमें सबसे हल्की गैस होती है, तो उस हिसाब से वायु से ये हल्की होती है, जो कि जल में अविलय होती है। आगे HH आबंधन वियोजन एंथैल्पी के कारण सामान्य ताप पर H2 अक्रिय होती है। चलिए इसकी बात बाद में करते हैं, उससे पहले हम ऑप्शन सी पर पहुंचते हैं। H2 उच्च ताप पर क्षारीय धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे धातु हाइड्राइड बनते हैं। इसका मतलब जब H2 आपने देखा है कि किसी भी धातु से क्रिया करती है तो वो उसके हाइड्राइड बनाती है। जैसे अगर H2 सोडियम से क्रिया करेगी उच्च ताप पर, तो वो सोडियम हाइड्राइड बनाएगी, यानी NaH। इस तरीके से धातु के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन अपने हाइड्राइड बनाती है। आगे अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो NO2 और H2 का मिश्रण सिनगैस के रूप में माना जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। सिनगैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड या H2 होती है, या हम कहें CO2 या H2 होती है। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। इसके लिए देखिए क्या होता है कि जो उच्च यानी H बॉन्ड जो आपके लगा हुआ है, आबंधन वियोजन एंथैल्पी के कारण सामान्य ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर H2 अक्रिय होती है। तो ये सही बात है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा होती है H बॉन्ड की, इसके बीच में 436 किलोग्राम जूल प्रति मोल होती है, जिस कारण से ये सामान्य ताप पर या हम कहें रूम टेम्परेचर पर अक्रिय हो जाती है H2। इसके लिए बहुत ज़्यादा ताप देना पड़ता है, तब जाकर ये क्रिया करती है। तो ऑप्शन ए, बी, सी हाइड्रोजन के संबंध में सही है, जबकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो NO2 और H2 का मिश्रण सिनगैस के रूप में जाना जाता है, ये ऑप्शन सही है। यानी नहीं जाना जाता है, क्योंकि ये सिनगैस जो होती है वो CO और H2 से मिलकर बनी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से समुच्चय की संयोजकताएं एक समान है? तो ऑप्शन ए को देखिए, इसमें जो सोडियम है इसकी संयोजकता 1 होती है, Mg और Ca की संयोजकता 2-2 होती है। तो ये तीनों की संयोजकता इसमें सही सेम नहीं है। आगे हम बात करें तो सोडियम की 1 होती है, Mg की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी Mg और Ca की 2 होती है और पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन की बात करें तो Mg, Ca और Ba तीनों की संयोजकता 2 होती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभाव्य ताप है? तो इसमें देखिए जो ताप हमारा न्यूनतम संभाव्य ताप होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर यानी इनमें से जो ऑप्शन है वो डी सही है। आगे चलें। एक फ़ारेनहाइट तापक्रम पर दूसरा सेल्सियस तापक्रम के 2 तापमापियों से संख्यता किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा? तो इसका ऑप्शन है -40 डिग्री। इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो होगा F-32/180 इज इक्वल टू C/100। तो इससे अगर आप निकालेंगे तो आपको एक कॉमन टेम्परेचर मिलेगा, वो होगा -40 डिग्री सेल्सियस, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही स्केल पर बराबर होगा। आगे बात करते हैं हम। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह ए ऑप्शन वास्तविक होता है और इसलिए उसकी फ़ोटो खींची जा सकती है। तो ये गलत है, क्योंकि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब मिलता है वो आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। अगर इस तरह से आप देखें तो ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ पर गलत है, जिसमें प्रतिबिंब को वास्तविक बताया गया है। आगे बात करें बी और सी, तो इसमें आभासी बताया है, तो आभासी देखते हैं इसको। तो बी प्रतिबिंब, बी जो ऑप्शन है उसमें बोला है कि आभासी होता है और बिंब की तुलना में अधिक निकट होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है।
क्योंकि जितनी दूरी हमारी दर्पण से होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण से पीछे की ओर बनता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है कि बिंब की तुलना में यानी प्रतिबिंब की तुलना में अधिक निकट होता है, या बिंब की तुलना में प्रतिबिंब अधिक निकट होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बचा ऑप्शन सी, प्रतिबिंब आभासी होता है। ये बात सही है। और पार्श्वतः उल्टा होता है। पार्श्वतः उल्टा होने का मतलब है आपका जो सीधा हाथ है वहाँ आपको उल्टा और उल्टा हाथ आपको सीधा दिखाई दे रहा है, यानी इसमें आपकी जो साइड होंगी वो आपको उल्टी दिखाई देंगी। आगे चलते हैं। हरे और लाल रंगों को मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनता है या प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए ये साइंस का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, वरना ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन इसका ऑप्शन जो आपका होगा वो है ऑप्शन आपका डी सही है। यानी जो आप अगर इन रंगों को मिलाओगे तो आपके लिए पीला रंग मिलेगा। आगे बात करते हैं, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो इनमें देखिए प्रकाश के जो प्राथमिक रंग होते हैं, यानी जो ये एक तरीके से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है ये दोनों, जो मैथ में मैंने इंक्लूड कर लिए वो साइंस में इंक्लूड कर लिए हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है। तो यहाँ पर जो ब्लू, रेड और ग्रीन होते हैं वो प्राथमिक रंग होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। चलिए 68 क्वेश्चन पे चलते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। यानी f फोकस है, फोकस की दूरी है, और b जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, यह गोलीय दर्पणों पर लागू होता है। ये बात सही है, गोलीय दर्पणों के लिए यही फॉर्मूला लागू होता है। तो आगे बात करते हैं। देखिए ऑप्शन ए सही हो गया, तो अगले ऑप्शन गलत ही होने हैं, तो लेकिन उनकी बात कर लेते हैं। यह केवल गोलीय लेंस पर लागू होता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि गोलीय लेंस में 1/v माइनस 1/u होता है। सी ऑप्शन की बात करें तो यह गोलीय दर्पणों के साथ गोलीय लेंसों पर भी लागू होता है। तो जैसे मैंने बताया उसमें फॉर्मूला अलग होता है, तो ये दोनों पर लागू नहीं होता है। डी ऑप्शन यह एक अमान्य सूत्र है, तो ये गलत है, ये मान्य सूत्र है और दर्पणों के लिए यानी जो गोलीय दर्पण उनके लिए सही होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचयन या संचयन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए जो आपका देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोशिका द्रव्य हो या केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन, संचलन यानी पदार्थ जाते किससे हैं। एक चैनल होता है ट्रांसपोर्टेशन चैनल, जिसके द्वारा पदार्थ पूरी कोशिका के अंदर एक स्थान से या दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसके लिए जो मदद करता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसे अंतःद्रवयी जालिका भी कहते हैं, जो पदार्थों को रास्ता देता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये होती है आंतरिक झिल्ली में। तो एटीपी के जो संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होती है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आगे बात करें 71, सल्की उपकला कोशिकाएं किसके आंतरिक स्तर में पाई जाती हैं। तो सल्की उपकला कोशिकाएं ग्रास नली में पाई जाती हैं, जो ग्रास नली की जो अंदर वाली लेयर होती है, अंदर की साइड वाली, उस लेयर पर ये पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन बात करें, विभज्योतकी कोशिकाओं का विशिष्ट स्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो देखिए विभज्योतक वो होते हैं जो ऊतक लगातार विभाजित होते रहते हैं, और इन ऊतकों में कुछ समय बाद एक क्रिया होती है जिसे हम कोशिका विभेदन कहते हैं। इसके द्वारा ये ऊतक एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वर्क को करने के लिए बन जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। इस तरीके से विभज्योतक से स्थायी ऊतक बनते हैं, और इस क्रिया को हम कोशिका विभेदन कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। डी की बात, अगले बात करें हम क्वेश्चन की, पौधों में किस एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद किसी अन्य जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नीचे इस प्रक्रिया में उत्पाद के 4 संयोजन दिए गए हैं, यानी प्रक्रिया और उत्पाद के 4 संयोजन दिए गए हैं। पूछा यह है कि इनमें से कौन सा ऐसी प्रक्रिया है, उससे बनने वाला उत्पाद है जो कॉम्बिनेशन यूज़ होता है दूसरी जैविक क्रियाओं के लिए। तो देखिए पौधों में श्वसन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गलत है। वाष्पोत्सर्जन, जल वाष्प, इसका यूज़ भी नहीं होता है। सी ऑप्शन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधों के अंदर, उसके बाद ये प्रक्रिया हो गई, इसके बाद ऑक्सीजन बनती है, जिसका यूज़ मनुष्य और बाकी जीव जंतु करते हैं अपने श्वसन के लिए, जो एक दूसरी जैव क्रिया है। जो जीव के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं ने जैव क्रिया बोलते हैं। तो ऑक्सीजन मनुष्य या दूसरे जीव जंतु लेते हैं। तो इस प्रकार
आगे जब क्रिया होती है, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।